साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी की। कैसे हो मित्रों? मजामा केम छो, कसा आएस? साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं आपके राइट्स को लेकर। साथियों, जो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको कंटेंट के फॉर्म में आपके सामने रखने का प्रयास भी करते हैं ताकि चीज़ें प्रैक्टिकल वे में जो है आपको समझ में आए। साथियों, आज के टाइम में कॉमन ट्रेंड बन चुका है कि अगर शादी नहीं निभ रही है तो लड़कियां अपने पीयर जाके बैठ जाती हैं और पीयर वालों के मार्फत लड़के पर दबाव बनाया जाता है कि वो अपने घर से अलग हो जाए। और जब वो अलग नहीं होता है तो कुछ शर्तों को इम्पोज किया जाता है। अगर वो शर्तें भी फुलफिल नहीं होती है तो शुरू होता है कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज। एंटी हस्बैंड लॉ का जो है यूज़ करते हुए हस्बैंड और उसकी फैमिली को टारगेट किया जाता है और अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि हम लोग केवल कानूनी मदद ले रहे हैं, बल्कि ये एक टूल है हैरेसमेंट का। और बड़े दुख की बात है कि ऐसे झूठी कंप्लेंट्स पर पुलिस बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर सब्सटेंस के हस्बैंड और उसकी फैमिली को सम्मस करके उनको हैरेस करती है। फिर वो वहाँ बुला के आपसे कहते हैं कि साहब घबराने की बात नहीं है, ये तो फॉर्मल केसेस से होते रहते हैं। भाई घबराने की बात नहीं है, कहना आसान है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ पुलिस को, जो उनका रवैया है वो एक बात पर अडिग है कि जो लड़की का सामान है उसको ला कर दो, जबकि लड़की अपना सामान लेके जा चुकी होती है। वो झूठी कंप्लेंटें फाइल करती है, उसके बाद भी हमें हैरेस किया जाता है। दूसरी बात, उसके पास कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं होता है, तब भी हमको हैरेस किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की अपने हिसाब से कंप्लेंट दे आती है, बाद में जब उस पर कार्रवाई नहीं होती है, वो किसी वकील के पास अप्रोच करती है तो वकील उस रिपोर्ट में काट छाट करता है और एक नया परिवाद तैयार करके कोर्ट में डालता है और कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर लेता है। साथियों, इस तरह के मैनिपुलेशंस को रूल आउट करने का एक ही रास्ता है, आरटीआई। जब भी आपके खिलाफ एफआईआर है या कोई पुलिस कंप्लेंट्स हैं सब्सिक्वेंटली, तो वहाँ पर आरटीआई का आपको उपयोग करना है और जो प्रीवियस कंप्लेंट्स फाइल हैं उनका जो एडजुडिकेशन अगर है तो उसको लेकर रखना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो इनिशियल रिपोर्ट है वो तो कुछ और होती है और उसी फैक्ट्स पर जो एडवोकेट है उस लड़की का, उस रिपोर्ट को मैनिपुलेट करता है और एक नई रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल करता है। तो अगर वेरिएशंस हैं उन रिपोर्टों में तो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ वेरी गुड केस टू क्वैश द एफआईआर। क्योंकि मैनिपुलेशन अगर है और फैक्ट्स पर मजबूत हो तो कम से कम एक अच्छा केस आप चॉकआउट कर सकते हो कंसर्न कोर्ट के सामने टू गेट द एफिशिएंट रेमेडी। अब ये डिपेंड करता है कि जज कौन है, किस तरह से आर्ग्यू हो रहा है और आपका मैटर किस तरह से ड्राफ्ट किया गया है। क्योंकि तीनों अगर फैक्टर पॉजिटिव हैं तो वहाँ पर रिजल्ट्स भी जो है हमको अच्छे मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सफलता हाईकोर्ट से नहीं मिलती है, यू गेट डिसअपॉइंटेड, पर लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं, लोग रिव्यू भी लगाते हैं और सफलता जो है प्राप्त करते हैं अगर कोर्ट के सामने एक अच्छा केस है और जज सुनने वाला समझदार है, ड्राफ्टिंग प्रॉपर है और तरीके से जो है उसको आर्गूमेंट किया जा रहा है। क्लियर बात? साथियों, इसी कड़ी में एक नया जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, महालक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका साइटेशन है और क्रिमिनल अपील नंबर है 494/2023। जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 30 नवंबर 2023 को। ये आप बेसिक डिटेल्स हैं, इसको नोट कर लें इस वीडियो को पॉज करके। साथियों, यहाँ पर जो अपीलांट नंबर 1 जो है वो है सिस्टर ऑफ अक्यूज नंबर 1, जिसका नाम है श्रवण कुमार, जो कि फॉर्मर हस्बैंड, पूर्व पति। भाई बड़ी अच्छी बात है, हमने सुना है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, पर पहली बार ऐसा यूज़ हुआ है वर्ड पूर्व पति। तो आप जब भी जो है पिटिशंस को दाखिल करते हो डिवोर्स के, तो उसमें ये बात लिख दिया करो कि मैं इस लेडी का जो है पूर्व पति हूँ और मेरा इससे अब कोई संबंध नहीं है। क्लियर है बात ये? तो मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ इन वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये वर्ड जो हैं दुष्टों को चुभते हैं और कम से कम उनको ये मालूम पड़ता है कि जो उन्होंने हमारे साथ में किया है उसका ये एक प्रतिफल है, उसका एक फल है जो उनको हमेशा जो है टेक आउट अपने माइंड में रखना होगा। साथियों, जो अपीलर नंबर 2 और 3 हैं, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड हैं उनके कजन्स हैं और जो अक्यूज नंबर 4 है ये अक्यूज नंबर 3 की वाइफ है। साथियों, ये लोग जो है क्वेश्चन के लिए गए और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड को भी क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए कि अगर उसको लगता है कि उसके मामले में सामान्य आरोप हैं और सस्टेनिंग एविडेंस जो है फाइल पे नहीं है। अब इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका अपना ही केस यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अक्यूज नंबर 1 है श्रवण कुमार, इसकी शादी हुई थी परिवादिया से 29/6/2015 को। शादी के बाद सब कुछ ठीक चला, लड़की जो है पीयर जाके बैठ गई और उसने जो कॉमन ट्रेंड था कि रिपोर्ट फाइल कर दो, जिसके तहत उसने एक रिपोर्ट जो है फाइल कर दी, जिसके परजुमेस में जो है एफआईआर लॉन्च हुई और अल्टीमेटली
सेक्शन 498 है, सेक्शन 506 आईपीसी, 3/4 डीपी एक्ट मीन्स डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो है चार्जशीट को फाइल किया गया। अक्यूज पर्सन को जो है समन किया गया और अल्टीमेटली ये लोग अपीयर हुए बिफोर द ट्रायल कोर्ट। फिर ये लोग जो है मूव हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत। चूंकि मजिस्ट्रेट ने इनकी बात को कंसिडर नहीं करा था, जिस कारण ये हाई कोर्ट जो है अप्रोच हो गए। हाई कोर्ट ने भी इनकी बात सुनने से मना कर दिया, जिस कारण ये अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए। कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अनकॉन्ट्रोवर्टेड थे। फैक्ट नंबर 1, जो महालक्ष्मी है, जो सिस्टर एक्यूज नंबर 1 की, ये रह रही है कनाडा में और इसकी शादी हुई है 2 मई 2013 को, मीन्स प्रायर टू मैरिज ऑफ कंसर्न एक्यूज नंबर 1, जो कि हस्बैंड है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमने अवलोकन किया चार्जशीट का, तो यह दिखाई देता है कि जो आरोप हैं वो सामान्य प्रकृति के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेसिक आरोप है वो यह है कि जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी परिवादी की, उसको ये लोग संभाल नहीं पाए। साथियों, इसके अलावा जो भी आरोप थे वो किसी भी रूप में कनेक्ट नहीं करते हैं कंसर्न अक्यूज्ड को विद द एलिज क्राइम। यहाँ पर जो कंसर्न अक्यूज है उनका ये भी कहना कि परिवार जो है वो इनकरेक्ट है। जब वो रही कनाडा में रही है, कोई उसका इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए जो है शादी में अपने किसी फ्रेंड की आई हुई थी, तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए और उसके लोकेशन बेसिस का फ़ायदा उठाते हुए उसका नाम जो है इन्वॉल्व कर दिया गया। बाकी कोई भी एलिगेशन जो है हमारे खिलाफ नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अक्यूज नंबर 1 है हस्बैंड, और जो परिवादिया है उसका डिवोर्स भी जो है हो चुका है। एलिगेशन जो है वो वेग हैं और जनरल है। इन स्थितियों को देखते हुए जहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है मटेरियल का और कुछ सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तो वहाँ पर इंटरफेरेंस जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी रूप में किसी की लाइफ से खिलवाड़ जो है बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकते। कोर्ट ने क्या लिखा, इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन द मैरिटल लाइफ ऑफ द कंसर्न्ड अक्यूज पर्सन, इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू इम्प्लीकेट द पर्सन्स on the ground that on the general basis they have committed the cruelty as per section 498 of IPC. Given that the appellants were not residing at the marital home and the appellant number 1 was not living in India, and in the absence of specific details regarding the cruelty, कोर्ट ने कहा कि we hereby accept the appeal। तो कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट करते हुए जो प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वेश कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जो भी एलिगेशंस हैं चूँकि स्पेसिफिक नहीं है, जिस कारण प्रोसीडिंग्स को जो है हम इस स्तर पर जो है रद्द करते हैं। तो साथियों, ये फैसला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें 4 बात जो है सिखाता है कि जब भी आप प्लीडिंग्स कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को जो है कवर अप करते हुए चलिए ड्राफ्टिंग करें। कुछ एक पॉइंट को हम छोड़ के मैक्सिमम पॉइंट्स को जो है कवर करने की हैबिट डालें। क्लियर है? अगर जहाँ पर डिवोर्स हो गया है हस्बैंड का, तो उस सिनेरियो में एक अच्छा ग्राउंड बनता है फॉर द इंटरवेंशन। तीसरी बात, एलिगेशंस का नेचर क्या है। चौथी बात, क्वालिटी क्या है। और पांचवी बात, उनके रिपीटेशंस क्या है। और छठी बात, सब्सटेंसिव एविडेंस क्या है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें हमारी पिटिशंस को जो है ड्राफ्ट करना है और प्रॉपर्ली जो है आर्ग्यू करना है। तो साथियों, प्लीडिंग्स करने से पहले इन चीज़ों पे जोर दें। अगर ड्राफ्टिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। कई बार कोर्ट की क्वेरी होती है कि भाई वो पॉइंट आपने कहाँ मेंशन किया है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि मैंने इस पेज पर इस लाइन पर ही मेंशन किया है। अगर आप ये करते हुए चलेंगे तो वहाँ पर रिलीफ आपको ही मिल रही है। भाई मेरा क्या है, भाई मैं तो एडवोकेट हूँ, आई एम अ बेस्ट कोच फॉर यू, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट करना आप लोगों को पड़ेगा। अगर ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर ब्रीफ नहीं करेंगे, प्रॉपर एनेक्शर्स नहीं करेंगे, तो वहाँ पर रिलीफ मिलने के चांसेस भी हमें कम हो जाएंगे। तो इन बातों को विशेषतः ध्यान में रखें और कोई नीड टू वरी नहीं है। अपने केस को इजीली आप आर्ग्यू जो है कर सकते हैं और इन पर्सन भी जो है आप अपने केस को रख सकते हैं। घबराहट क्या होती है कि हमें आइडिया नहीं होता, इसलिए हम घबराते हैं। तो आपका पहला कोर्स क्या है कि ड्राफ्टिंग प्रॉपर हो। दूसरी बात, फाइलिंग कोई वकील भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्गूमेंट के लिए अगर आप वकील नहीं रखना चाह रहे हैं तो खुद भी जाकर आप प्लीडिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि यू आर द बेस्ट मास्टर ऑफ योर फैक्ट्स। और जो लॉ हैं वो कोट कर दीजिए पिटिशन में, और उसके जो प्रिंट आउट्स हैं साथ में एनेक्स कर दो या अलग से जो है पेश कर दो। हर एक बात कंसिडर होती है अगर आप अपने केस को ढंग से रखो, कोई तकलीफ नहीं है। तो साथियों, अगर आपको चीज़ समझ में आई, टॉपिक अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।